गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी मुगल काल से संबंधित। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितनी भी हमारी क्लास है सभी को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने दक्षिणी भारत में जो दो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास है मुगल काल से शुरू होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे जो मुगल काल है, मुगल काल, उसमें मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो जो मुगल काल है 1526 से कब तक है, 1707, ये क्या है, मुगल काल का टाइम है। और उसके बाद में दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1707 से 1857, इसे हम बोलेंगे उत्तर मुगल काल। क्या बोलेंगे? उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। तो दो पार्ट में हम मुगल काल को देखते हैं। एक मुगल काल जो 1526 में जब मुगल वंश की स्थापना भारत में होती है, किसके द्वारा की जाती है, बाबर के द्वारा की जाती है। और 1707 ईस्वी तक हम कह सकते हैं कि मुगलों का स्वर्ण काल भारत में रहता है। उसके बाद में 1707 के बाद में और 1857 तक अंतिम मुगल शासक जो मोहम्मद बहादुर शाह जफर तक रहता है। तो इसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर मुगल काल की हम बात करें तो मुगल काल के दौरान 1707 ईस्वी तक प्रथम शासक कौन सा था? तो प्रथम शासक आपका हो जाएगा बाबर। दूसरा आपका हो जाएगा हुमायूं। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं। तीसरा अकबर। तीसरा शासक कौन सा है? अकबर। चौथा आपके हो जाएंगे जहांगीर। चौथे कौन हो जाएंगे? जहांगीर। पांचवें नंबर पे शाहजहां। पांचवें नंबर पे कौन होंगे? शाहजहां। छठे नंबर पे औरंगजेब। इनको आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है अच्छे से, कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। सातवें नंबर पे आपके हो जाएंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह। उसके बाद में 1707 में बनते हैं। औरंगजेब की कब मृत्यु होती है? 1707 ईस्वी में। और बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में शासक बनते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज किस तरह से पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और 1857 में मोहम्मद जो आपके बहादुर शाह जफर होते हैं, अभी बहादुर शाह प्रथम बनेंगे लेकिन 1857 में बहादुर शाह जफर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मुगल वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अभी हम मुगल वंश की स्थापना की बात करते हैं। भारत में किस तरह से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश की स्थापना अगर मैं बताऊं आपको, तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है भारत में? स्थापना तो ये आपकी की जाती है बाबर के द्वारा। पहला शासक मुगल वंश का कौन है? बाबर। कब की जा रही है? 1526 ईस्वी में की जा रही है। कब की जा रही है? 1526 ईस्वी में की जा रही है। तो आज की क्लास में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर ने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया, कैसे मुगल वंश की स्थापना की, कौन कौन से युद्ध जो है उसने यहाँ पे बाबर ने किए थे। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हो जाती है। और इसका जन्म कहाँ पे होता है? बाबर का जन्म कहाँ होता है? बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? फरगना में। 14 फरवरी आपको याद रहेगा, वैलेंटाइन डे का दिन है 14 फरवरी। और 1483 में ही होता है। कहाँ पे होता है? फरगना में होता है। कहाँ पे होगा? फरगना में। वर्तमान में अगर बात करूं तो वर्तमान में फरगना क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान वाले एरिया में। कौन से एरिया में पड़ता है? उज्बेकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। इसके पिता जो थे, बाबर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शेख उमर अब्दुल्ला।
शेख उमर अब्दुल्ला। और इनकी माता कौन थी? तो बाबर की माता का क्या नाम था? जिस भी बच्चे को पता है वो बताइए, शाबाश, कमेंट बॉक्स में बताएंगी। कुतलुग किस वंश से थे ये? तो पिता इनके तुर्क वंश से थे। कौन से वंश से थे? तुर्क वंश से। और माता मंगोल वंश से थी। कौन से वंश से थी? मंगोल वंश से थी। तो तुर्क और मंगोल इन दोनों जातियों से कौन निकले थे? मुगल निकले थे। और मुगल का क्या मतलब होता है? बहादुर। क्या होगा अर्थ इसका? बहादुर। तो इस तरह से जो मुगल थे, तुर्क और मंगोल दोनों के वंशज थे। पिता इनके शेख उमर अब्दुल्ला थे। कुतलुग निगार खानम उनका पूरा नाम होता है। कुतलुग निगार खानम। माता का पूरा नाम क्या होता है? कुतलुग निगार खानम। भारत पर जब बाबर आक्रमण करता है, कब करता है? 1526 ईस्वी में करता है। ये बहुत ही कम उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में ही शासक बनना पड़ता है इसको, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फरगना के एक छोटे से क्षेत्र में इसके जो पिता होते हैं शेख उमर अब्दुल्ला, वो शासक होते हैं और पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। और आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो मुगल है वो तुर्क और मंगोल दोनों के ही वंशज थे। मंगोल चंगेज खान जो भारत में आया था उसी के वंशज, यानी मंगोलिया क्षेत्र के रहने वाले मंगोल थे। और तुर्क दोनों का ये वंशज कौन हो जाएंगे? मुगल हो जाएंगे। और जिनको क्या कहा जाता है? मुगल का मतलब होता है बहादुर। अब भारत में जब बाबर आता है, भारत पर आक्रमण कब करता है बाबर? भारत पर आक्रमण तो प्रथम आक्रमण की अगर हम बात करें, भारत पर प्रथम आक्रमण 1526 में जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो वो उसका कौन सा आक्रमण होता है? 5वां आक्रमण होता है। कब करता है? 1519 ईस्वी में। कब करेगा? 1519 ईस्वी में। पहले जब 4 आक्रमण बाबर भारत पर करता है तो वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं करता है, न ही वह आंतरिक भागों पर आक्रमण करता है। पहले वह भारत की सीमाओं पर ही आक्रमण करता है और वह जो है पंजाब के क्षेत्र पर जीत भी हासिल कर लेता है और वापस चला जाता है। और उसके बाद में जब वो 1526 में आक्रमण करता है तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध होता है। तो प्रथम जो युद्ध होता है उसका किसके साथ होता है? प्रथम उसका युद्ध होगा, कहां पे होगा वो? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसका? बाबर का। इसको आप ऐसे लिखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बाबर का भी भारत में आंतरिक भाग में प्रथम है। पहले वह भारत की केवल सीमाओं पर ही आक्रमण करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होगा? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है किस किस के बीच में हो रहा है? एक तरफ कौन है? बाबर है और दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी है। कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इसके परिणाम क्या निकले थे? 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इसके परिणाम क्या निकलते हैं? बताइए शाबाश। इसके परिणाम क्या निकलेंगे? तो इसके परिणाम की अगर मैं बात करूं तो मुगल वंश की स्थापना।
भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। कहां पे? भारत में। और दूसरा, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा। दूसरा परिणाम ये निकल के आएगा। और तीसरा, बारूद का प्रथम बार प्रयोग होता है। किसका प्रथम बार प्रयोग होता है? बारूद का प्रथम बार प्रयोग होता है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं जो आपको नोट करवा रही हूं, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने जब आपको बहमनी साम्राज्य करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बारूद का प्रथम बार प्रयोग मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था, जो बहमनी साम्राज्य का शासक था। वहां पे जब बारूद का प्रयोग किया गया था तो बहुत ही छोटे स्तर पर किया गया था और वो दक्षिणी भारत में था। उत्तर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। और बाबर ने जो बारूद का प्रयोग किया था बड़े स्तर पर किया था, इसने तोपखानों का प्रयोग भी किया था। लेकिन जब दक्षिणी भारत में मोहम्मद शाह के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है बारूद का, तो बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है, वहां पे तोपखानों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, बारूद का प्रयोग होगा युद्ध की तुगलमा पद्धति का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? युद्ध की तुगलमा पद्धति का प्रयोग होता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है। परिणाम निकलते हैं पानीपत के युद्ध के। कौन कौन से परिणाम निकलते हैं? पानीपत के युद्ध के बाद क्या होता है? इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है? इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना जो थी लगभग 1 लाख सैनिकों की सेना थी, जबकि बाबर की सेना कुल मात्र जो है कितनी थी? 12,000 सैनिक थे। लेकिन उसने यहाँ पे तोपखानों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह के टाइम में युद्ध शुरू होता है और दोपहर तक युद्ध सिमट जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन सा शासक था? दिल्ली सल्तनत का, जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। और इसके परिणाम क्या निकलते हैं? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, बारूद का इसमें प्रथम बार प्रयोग होता है उत्तर भारत में, और इसमें जो बाबर है तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है। तो इस तरह से ये परिणाम निकल के आते हैं। और जब बाबर भारत में रह जाता है, यहाँ पे इस युद्ध के बाद वो सोचता है कि अब वो भारत में ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था, अगर राजस्थान वाले एरिया में हम बात करें तो वहां पे राणा सांगा जो है राजपूतों के शासक थे। उसके अलावा दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य था। इस युद्ध के बाद जब बाबर यहाँ पे रहने की सोचता है तो राणा सांगा उसका विरोध करता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि जो बाबर है, जो इब्राहिम लोदी है वो एक कायर शासक था, लेकिन जो राणा सांगा होते हैं वो बहुत ही बहादुर शासक होते हैं। और इसीलिए जब बाबर के द्वारा राणा सांगा के साथ युद्ध किया जाता है, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। और उसमें बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पता था अगर सैनिक पूरे जोश के साथ नहीं लड़ेंगे तो वो युद्ध क्षेत्र में हार जाएगा। अगर राणा सांगा से वो हार जाता है तो भारत में उसकी सत्ता स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने राणा सांगा से जीतने के लिए जिहाद को अपनाया। कौन से युद्ध में? दूसरा जो आपका युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर का भारत में दूसरा ये युद्ध है। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध 1528 में। बाबर भारत में आता है 1526 में, 1527 में होता है खानवा का युद्ध, 1527 में।
1526 में आता है, 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई लड़ता है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। वो यहाँ पे 3-4 साल, जब 4 साल रहता है और हर साल वो एक एक युद्ध में ही लड़ते लड़ते ही वो लास्ट में मारा जाता है। तो खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। किन किन के बीच में होता है? तो ये आपका होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा कौन है? एक राजपूत शासक है, राजपूत शासक। तो इन दोनों के बीच में होता है खानवा का युद्ध और इसमें राणा सांगा की क्या होती है? हार होती है। और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? इस युद्ध के बाद बाबर की भारत में, बाबर की भारत में सत्ता स्थापित हो जाती है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा शासक नहीं बचता है जो बाबर का विरोध कर सके। राणा सांगा एक बहुत ही ताकतवर शासक थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े थे और उनके शरीर पर लगभग 80 निशान थे, 80 चोटों के निशान थे राणा सांगा के शरीर के ऊपर। तो इस तरह से राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में क्या था? खानवा के युद्ध में बाबर को कौन सी उपाधि मिलती है? बाबर को गाजी की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि मिलती है? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि मिलती है। गाजी का मतलब क्या होगा? गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। कौन सी उपाधि हो जाएगी? गाजी की उपाधि। इससे पहले जब बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो उसको कौन सी उपाधि मिली थी? तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि। पानीपत का युद्ध जब बाबर जीत जाता है तो वो काबुल में और यहाँ पे क्या करता है कि चांदी के सिक्के बंटवाता है और इसी अपनी दया की भावना के कारण, यानी वो अपनी जो प्रजा होती है अपनी जनता के ऊपर दया की भावना दिखाता है और उसमें चांदी के सिक्के बंटवाता है। इसी वजह से लोग उसे किसकी उपाधि देते हैं? कलंदर की उपाधि देते हैं, दानी की उपाधि देते हैं। दूसरा इसका युद्ध कौन सा हो गया? खानवा का युद्ध हो जाता है, जिसमें इसे गाजी की उपाधि मिलती है। राणा सांगा का ही एक अलग शासक, राणा सांगा का ही एक सहयोगी था। कौन था? मेदिनी राय। कौन सा हो जाएगा? मेदिनी राय, जिसके साथ कौन सा युद्ध हो जाता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो ये आपका होगा 1528 में। कब होता है? 1528 में। किस किस के बीच में होता है? तो एक तो होगा बाबर के बीच में और दूसरा कौन होता है? मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय ये भी क्या है? एक राजपूत शासक है। क्या है? राजपूत शासक है।
कौन से एरिया में होता है? तो ये आपका होगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा की सीमाओं पे होता है। बुंदेलखंड और मालवा की सीमाओं पर। किस किस के बीच में हो रहा है? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मालवा की सीमाओं पे होता है। जब बाबर खानवा का युद्ध जीत लेता है तो राणा सांगा का ही एक सहयोगी होता है मेदिनी राय, जो राजपूत शासक होता है, उसी को संदेश भिजवाता है कि वो मुगल वंश जो है मुगल वंश के अंतर्गत आ जाए। लेकिन जब मेदिनी राय इस बात से इनकार कर देता है तो बाबर मेदिनी राय के साथ युद्ध करता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय की हार होती है। कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध है। कब होता है? 1528 ईस्वी में बुंदेलखंड और मालवा की सीमाओं के ऊपर होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो इस तरह से बाबर का ये कौन सा युद्ध हो जाता है? तो ये बाबर का तीसरा युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में भी बाबर ने किसका प्रयोग किया था? जिहाद का। खानवा और चंदेरी, खानवा और चंदेरी, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का प्रयोग किया था। तो खानवा और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने जिहाद का प्रयोग किया था। जिहाद का प्रयोग किया था। जिहाद किस लिए? इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए। इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए। इसमें उसने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए जिहाद के साथ साथ शराब छोड़ने के लिए भी अनुमति की थी, और इसने शराब को वैसे ही बहा दिया था ताकि लोगों की सहानुभूति मिले कि ये जो शासक है वो एक बहुत ही नेकप्रिय शासक है। तो इसने यहाँ पे जिहाद का भी प्रयोग किया है और शराब की जो अनुमति मिली थी उसको भी बंद कर दिया था, इन दोनों युद्धों को जीतने के लिए और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से बाबर ये तीनों युद्ध जीत जाता है और एक युद्ध लास्ट में इसका रह जाता है। 1529 ईस्वी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होगा? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। कब होता है ये? घाघरा का युद्ध ये होगा आपका 1529 ईस्वी में। कब होता है? 1529 में। किस किस के बीच में हो रहा है? एक होगा बाबर और दूसरा अफगान शासक, अफगान शासक महमूद लोदी। कौन सा हो जाएगा? महमूद लोदी। दिल्ली के अंदर जब इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का शासक, इसी का ही सहयोगी कौन होता है? महमूद लोदी, जो बिहार वाले एरिया में शासन करता है। लेकिन बाद में वो क्या होते हैं? उनके साथ, बाबर के साथ इनका युद्ध होता है। कौन सी नदी के किनारे होता है? घाघरा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? घाघरा नदी के किनारे। और इसीलिए इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। किस नदी के किनारे हो रहा है? घाघरा नदी के किनारे। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घाघरा का युद्ध कहा जाता है। तो बाद में अफगान शासक महमूद लोदी, अफगानों के साथ में ये मिलके वहां पे शासन करता है महमूद लोदी। तो इनके बीच में ये होता है 1539 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर की फिर से जीत होती है और महमूद लोदी की हार हो जाती है। 1529 का भारत में इसका ये अंतिम युद्ध था। भारत, यह है बाबर का अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। और बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो बाबर की मृत्यु आपकी हो जाएगी 1530 में, 26 दिसंबर 1530 को
बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाएगी? 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाएगी। छब्बीस दिसंबर 1530 को इस प्रकार बाबर की मृत्यु हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचते हैं जहां से बाबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? इसकी मृत्यु के बाद इसके शव को कहां दफनाया जाता है? इसके शव को पहले कहां दफनाया जाएगा? इसके शव को आगरा के आराम बाग किसने बनवाया था? इसी के द्वारा बनाया गया था, आगरा का आराम बाग। आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। कहां पे दफनाया जाता है? आराम बाग में। लेकिन बाद में बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा थी कि क्या नाम था उसका? तुज्जुक ए बाबरी, यानी बाबरनामा जिसे कहते हैं, उसमें बाबर ने लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव को कहां दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो इसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और बाद में कहां दफनाया जाएगा? काबुल में। कहां पे दफनाया जाएगा? काबुल में। इसके बाद में बात आती है इसकी आत्मकथा की। तो बाबर की आत्मकथा जो है किस नाम से जानी जाती है? बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाएगी? बाबर की आत्मकथा जानी जाती है तुज्जुक ए बाबरी। तुज्जुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। बाबरनामा। फारसी में अनुवाद किसने किया था इसका? फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुर रहीम खान ए खाना। अब्दुर रहीम खान ए खाना के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुर रहीम खान ए खाना। ये कौन थे? इसके बाद में जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद में आते हैं बाबर के बेटे हुमायूं, और हुमायूं के ही एक प्रधानमंत्री, वजीर कह लीजिए, कौन थे? इनके जो हुमायूं इनके बाबर के पुत्र होते हैं, उन्हीं के वजीर होते हैं बेरम खान, और बेरम खान का पुत्र होता है अब्दुर रहीम खान ए खाना, जो अकबर के समकालीन होता है। यानी अकबर के टाइम में कौन होते हैं? अब्दुर रहीम खान ए खाना बेरम खान के पुत्र होते हैं। बाद में अकबर के द्वारा बेरम खान की पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर ली जाती है। जो अब्दुर रहीम खान ए खाना होते हैं वो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल होते हैं, और इन्होंने ही जो आत्मकथा लिखी गई थी बाबर के द्वारा तुज्जुक ए बाबरी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और इसे क्या कहा गया था? बाबरनामा। किसके द्वारा? अब्दुर रहीम खान ए खाना के द्वारा। ये क्या थे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। किसमें शामिल थे? अकबर के नवरत्नों में। कौन शामिल थे? जब आगे हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा कि अब्दुर रहीम खान ए खाना अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और ये बेरम खान के पुत्र थे। तो ये थी बाबर की आत्मकथा तुज्जुक ए बाबरी। कब भारत में आया था बाबर? 1526 में आया था। भारत में उसने 4 युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्जुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खान ए खाना ने किया था। अब्दुर रहीम खान ए खाना बेरम खान के पुत्र थे, और वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे।
तो इस तरह से अकबर का जो भारत में है 4 साल का टाइम पीरियड रहता है। मुगल काल की स्थापना 1526 में हो जाती है। प्रथम जो आक्रमण करता है कब करता है? 1519 ईस्वी में करता है। उसके बाद में फिर से एक बार 1519 में, 20 में, इस तरह से 4 युद्ध वो भारत की सीमाओं पर करता है, लेकिन वो तब तक भारत के अंदर आक्रमण नहीं करता है। और 1526 में जब वह पहली बार आक्रमण करता है, पानीपत की लड़ाई होती है जिसमें बाबर की जीत होती है। क्या उसके परिणाम निकल के आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से मुगल वंश की स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, बारूद का प्रथम बार उत्तर भारत में प्रयोग होता है, युद्ध की तुगलमा पद्धति का वो प्रयोग करता है और उसको कलंदर की उपाधि इसके बाद मिलती है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ कि जो बाबर है उसके द्वारा क्या किया गया था। बाबर के द्वारा शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए गए थे। बाबर के द्वारा शाहरुख नामक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहरुख नामक चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो बाबर के द्वारा चलाए गए थे। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 7 ऐसे शासक हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद में कल की क्लास में हम हुमायूं के बारे में जो है अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, जो 1530 में आगे शासक बनते हैं और कब से कब तक उनका शासन रहता है। उसके बाद में फिर अकबर, जहांगीर, इन सब को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरह से बाबर भारत में आया, कौन कौन से बाबर ने जो है युद्ध भारत में लड़े थे। तो इन चारों युद्धों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए ये किन किन के बीच में हुए थे। कई बार एक तरफ युद्ध दे दिए जाते हैं, एक बार नाम दे दिए जाते हैं शासकों के, और आपको मिलान करना होता है। तो ये या फिर सन दे दिए जाते हैं कि कौन सा युद्ध किस ईस्वी में हुआ था। तो ये तो आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा क्योंकि बाबर 1526 में आता है। सबसे पहली लड़ाई 1526 में पानीपत की लड़ता है और हर साल एक एक युद्ध होते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ होता है। 1527 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। अफगान शासक जो आपका होता है महमूद लोदी के साथ होगा। कौन सा हो जाएगा? महमूद लोदी अफगान शासक हो जाएगा। और इस तरह से 4 युद्ध वो लड़ता है कहाँ पे? भारत के अंदर। और वो चारों ही युद्धों में क्या होती है? उसकी विजय होती है और इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और 1707 ईस्वी के बाद में क्या होता है कि अंग्रेजों का भारत के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो जाता है। आगे के टाइम को हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। कुछ छोटे छोटे शासक होते हैं जहां से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 1-2 शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे अकबर द्वितीय है, उन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सभी टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो बाबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाबर की आत्मकथा कौन थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपकी लिखी गई थी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इस तरह से बाबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।